हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग और वेब 3 की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। और फिर से कुछ इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स हैं, खासकर इस बात को लेके कि जो ब्लैक रॉक है, ब्लैक रॉक ने बोला है कि भई जो बिटकॉइन है, उसकी तो बहुत डिमांड है क्लाइंट्स में। और इथेरियम की उसके बाद ठीक है, बहुत बिटकॉइन के बराबर नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत है। बाकी किसी की नहीं है। ये किसने बोला? ये डिजिटल एसेट की जो उनकी हेड है, उसने बोला है, कहती एट प्रेज़ेंट नहीं है डिमांड। मतलब बिटकॉइन की सबसे ज़्यादा है, इथेरियम की ठीक-ठीक है और उसके अलावा किसी की नहीं है। लेकिन हाँ, ब्लैक रॉक जो बुलिश है, वो इस बात को लेके बुलिश है कि जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, अल्टीमेटली ये फ्यूचर है। क्योंकि एक ही रीज़न है, रीज़न ये है कि जो रियल वर्ल्ड एसेट्स है, जैसे रियल वर्ल्ड एसेट्स में आपका स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और यहाँ तक कि जो आपका रियल एस्टेट है, ठीक है? और ये आर्ट है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? ये जो जो सेटलमेंट है, जो सेटलमेंट और फाइनैलिटी है, वो र जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है, उसमें ये रियल वर्ल्ड एसेट जो है, इंस्टेंटली सेटल नहीं होते। इंस्टेंटली इनके अकाउंट्स जो है, वो सेटल नहीं होते। थोड़ा-सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, सेटलमेंट होती क्या है और क्या ब्लैक रॉक कहना क्या चाह रहा है? जैसे सपोज़ करिए कि आपका प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी जब प्रणव ने मन बना लिया कि वो उसको प्रॉपर्टी को सेल करना है और मैंने मन बना लिया कि पहले प्रॉपर्टी को बाय करना है। अब हमने एग्रीमेंट कर लिया और मैंने एक टोकन मनी दे दी, राइट? कि मैंने एक प्रॉपर्टी प्रणव से खरीदनी थी। मैंने प्रणव को टोकन मनी दे दी और प्रणव ने मेरे साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है? तो वैसे देखा जाए तो हम दोनों की इंटेंट अब हो गई है, बायर की इंटेंट है खरीदने की और सेलर की इंटेंट है बेचने की। लेकिन क्या कागज़ में हुआ है? कागज़ में बाइंग एंड सेलिंग हो गई है? नहीं। अब देखो प्रोसेस कितना लंबा है। अब क्या करना है? अब मेरे को एग्रीमेंट करने के बाद पहले मेरे को फुल एंड फाइनल पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद मेरे को रजिस्टर ऑफ़िस जाना है। रजिस्ट्रार के ऑफ़िस जाने से पहले मुझे पेपर बनाने हैं। पेपर बनाने के बाद मुझे एक वकील करना है। वकील हम दोनों को एक पर्टिकुलर डेट पे बुलाएगा। रजिस्ट्रार ऑफ़िस में लाइन में लगना है। लाइन में लगने के बाद वहाँ थंब इम्प्रेशन और आधार कार्ड लगना है। उसके बाद वो आपकी डीड एग्ज़ीक्यूट हो गई। लेकिन उसके बाद एक और स्टेप है। उसके बाद है म्यूटेशन। म्यूटेशन के लिए आपको फ़ीस जमा करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फ़ीस जमा करनी है। म्यूटेशन का मतलब है कि दाखिल-खारिज। दाखिल-खारिज का मतलब है कि आपको प्रणव का नाम हटा के मुझे अपना नाम एंटर कराना है। आपको पता है इन सब चीज़ों में कितना टाइम लगता है? कभी-कभी कोई मकान या प्रॉपर्टी कोई या ज़मीन बेची है? जिन्होंने बेची है वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। और जिन्होंने नहीं बेची भैया, ये सुनने में आसान लगता है कि प्रॉपर्टी खरीदो और प्रॉपर्टी कल बेच दो। प्रॉपर्टी बेचना आसान काम नहीं होता है। इसे कहते हैं इंस्टेंट सेटलमेंट और फिनालिटी नहीं है रियल वर्ल्ड एसेट्स में। चाहे वो आप आर्ट ले लो, चाहे आप स्टॉक्स ले लो, चाहे आप डिवेंचर्स ले लो, चाहे आप बॉन्ड्स ले लो। हर एक में इंस्टेंट सेटलमेंट एंड फाइनैलिटी नहीं है। इंस्टेंट सेटलमेंट का मतलब है कि लेजर के अंदर रजिस्टर हो जाए कि ये चीज़ खरीदने वाले की हो गई और ये चीज़ बेचने वाले की हो गई और इन दोनों के लेजर में ये डेबिट और क्रेडिट की एंट्री जब हो जाए, तो भैया उसके बाद वो कोई मिटा ना सके। ब्लैक रॉक के जो लैरी फिंक है, उनका ये कहना है कि ब्लॉकचेन पे ये पॉसिबल है, जहाँ पे एक पब्लिक लेजर सबकी नज़रों में है। उसके अंदर जो ये डेबिट क्रेडिट की जो एंट्री होती है और ये इंस्टेंट फिनालिटी जो है, इंस्टेंट सेटलमेंट ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा यूज़ केस है, लैरी फिंक का ये मानना है। और उसको लेके वो बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। उनको ये लगता है कि दुनिया के सारे रियल वर्ल्ड एसेट्स अल्टीमेटली टोकेनाइज़ होंगे और टोकेनाइज़ होके वो ब्लॉकचेन पे रहेंगे। लोगों के पास फ्रैक्शंस में प्रॉपर्टीज़ लेने का हक और पहली बार ऐसा होगा कि रियल वर्ल्ड एसेट्स को लोग टोकेनाइज़्ड फॉर्म में ओन कर सकेंगे। इसको चर्चा करेंगे पूरे डिटेल में, लेकिन मैंने आपको एक बैकग्राउंड दे दिया और बैकग्राउंड देना ज़रूरी था क्योंकि आप ये सुनते रहते हो कि लैरी फिंक ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैंने आज आपको बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है रियल वर्ल्ड एसेट्स में। वेलकम प्रणव। राइट। सो मेरे ख्याल से ब्लैक रॉक से ही चालू करते हैं हम। 2017 या उसके पहले से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यार मास अडॉप्शन आएगा, बैंक्स आएंगी वेब 3 के अंदर, बड़े बड़े जो फंड्स हैं वो ब्लॉकचेन के अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे, जो फाइनल सेटलमेंट गारंटी वाली चीज़ है उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाएंगे। एंड आई थिंक डिस्पाइट ऑल द नॉइज ऑफ मीम कॉइन्स एंड ये वाला टोकन और वो वाला टोकन और दिस एंड दैट, बेसिक एक बड़ा डेवलपमेंट जो लाइक यू नो अभी अभी अपने को इन द करंट सिनेरियो ऑफ 3 to 4 मंथ्स वो देखने को मिल रहा है, वो है ब्लैक रॉक का फर्स्ट ऑफ ऑल
लाइक बिटकॉइन ईटीएफ के प्रति और ज्यादा बुलिश होना आफ्टर द लॉन्च, उससे पैसे बनाना, ये सब फॉर्म्स वो हैं जो प्रॉफिट बेसिस पे चलती हैं। सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजिकल इनलाइनमेंट नहीं होता उनका, प्रॉफिटेबल बेसिस पे चलती है। उनको अगर बिटकॉइन ईटीएफ से प्रॉफिट दिख रहा है तभी जाके वो और ज्यादा वेब3 इकोसिस्टम से एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने इथीरियम का ईटीएफ के लिए भी फाइलिंग करी है, एंड ऑल्सो अब ये वाली जो नई चीज लॉन्च की है वो भी इसलिए की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, और उसके अलावा ये जो आरडब्ल्यूए का टोकनाइज्ड फंड उनने लॉन्च किया है वो एक तरह से एक सिंबॉलिक है, क्योंकि $100 मिलियन इज नॉट इवन पीनट्स फॉर ब्लैक रॉक, पर बेसिकली एक सिंबॉलिक चीज है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कि देखो हमने ये इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बिडल टोकन लॉन्च किया है, विच इज, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आरडब्ल्यू रियल वर्ल्ड एसेट का ये टोकन है, पर इसके साथ हम बताना चाह रहे हैं कि इथीरियम को जो बोलता है ना, द एसईसी कॉल्स इट, कि ये इथीरियम जो टोकन है, इथीरियम का जो ब्लॉकचेन है वो स्कैम आर्टिस्ट यूज करते हैं और उसकी कोई असली यूटिलिटी नहीं है। उसको, उसके खिलाफ जाके ब्लैक रॉक ने ये जो पूरा इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि देखो कैसे इंस्टेंट फाइनलिटी ऑफ द ब्लॉकचेन जो है उसकी मदद से कैसी बड़ी बड़ी चीजें, ये हमने एक पर्टिकुलर $100 मिलियन का आरडब्ल्यूए फंड लॉन्च किया है, अब देखो इससे कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है। दिस इज अ इनिशिएटिव टुवर्ड्स मास अडॉप्शन एंड रियल यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी चीज है। मैं थोड़ा सा अपना स्क्रीन शेयर करके भी इसकी प्रेस कवरेज बताता हूँ आप लोगों को, और डिटेल में हम ब्लैक रॉक से ही शुरू करते हैं। सो बेसिकली ब्लैक रॉक ने ये बोला है कि ये जो हमने एक ERC-20 टोकन लॉन्च किया है जिसका नाम है बिडल, राइट। अब ये बिडल टोकन जो है वो हर इंसान नहीं खरीद सकता है। वाइट लिस्टेड इथीरियम एड्रेसेस विच आर एक्चुअली क्रेडिटेड इन्वेस्टर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, सिर्फ वही इस पर्टिकुलर बिडल टोकन को खरीद पाएंगे। परमिशनड ERC-20 टोकन है। एक तो परमिशनड और ERC-20 टोकन और ब्लॉकचेन एक साथ एक ही स्टेटमेंट में आना थोड़ा सा अजीब होता है, बट आई वुड से स्टिल अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ये हाइपर लेजर या इन सब पे भी बना सकते थे, बट दे मेड इट ऑन द पब्लिक ब्लॉकचेन। ये सबसे बड़ी चीज है। प्राइवेट ब्लॉकचेन को तो मैं ऑक्सीमोरॉन मानता हूँ, बट एनीवेज, तो सबसे पहले तो ये बिडल टोकन जो उन्होंने लॉन्च किया, बिडल टोकन जो ERC-20 टोकन उन्होंने लॉन्च किया है वो इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर किया है। $5.5 की उनने फीस दी थी ये पर्टिकुलर ERC-20 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथीरियम ब्लॉकचेन पे डालने के लिए। ये एड्रेस भी सब लोगों को पता चल गया था, और बहुत लोगों ने मस्ती मजाक में किसी ब्लैक रॉक को शिबा इनू, पप्पी इनू, बोंक ये सब भी भेज दिया, और कुछ लोगों ने टोर्नेडो कैश के इथीरियम के साथ इंटरैक्ट करके वो भी ब्लैक रॉक के अंदर डाल दिया, ताकि ब्लैक रॉक इज ऑल्सो एज मच लायबल एज एवरीबडी एल्स बिकॉज ऑफ द टोर्नेडो कैश सिनेरियो। तो ये तो हुई मजे की बात, बट बेसिकली उन्होंने एक आरडब्ल्यूए का फंड लॉन्च किया। अब इसकी यूटिलिटी क्या है? इसकी मेजर बेसिक यूटिलिटी ये है कि जो भी इस टोकन को खरीदेगा वो पहली बात तो ये कि इसकी कस्टडी जो है, बेसिकली आपने $1 का ये बिडल टोकन खरीदा, ठीक है, तो अब BNY मेलन विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक, वो इस डॉलर की कस्टडी करेगा, राइट। दिस इज अ वेरी बिग बैंक। तो बेसिकली आपने $1 खरीदा, ये जो ब्लैक रॉक है उसको $1 BNY मेडल के अंदर डिपॉजिट करना पड़ेगा कि देखो ये 1:1 बेसिकली कैप्ड है। सो द कस्टडी ऑफ द फंड्स विल हैपन विद BNY मेलन। और सेकेंडली सबसे बड़े जो ऑडिटर्स हैं वो इस पर्टिकुलर कस्टडी को स्टडी करेंगे, ऑडिट करेंगे, और इसके तहत ये बिडल जो टोकन है वो स्टेबल कॉइन है, $1 से एसोसिएटेड है, और इसके ऊपर आपको यील्ड मिलेगी, क्योंकि ये जो $100 मिलियन का आप जो भी खरीद रहे हो, सपोज आपने 1,000 बिडल टोकन खरीदे, या फिर 1 मिलियन कम से कम आपने बिडल टोकन खरीदे, तो आपको ये जो $1 मिलियन है उसके बिडल टोकन मिल गए। $1 मिलियन जो है वो ये ब्लैक रॉक ने BNY मेलन के अंदर आपके बिहाफ पे डिपॉजिट कर दिए। अब इन $1 मिलियन के साथ ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट्स करेगा, ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदेगा, उन्होंने बोला है यूएस के ट्रेजरी बिल्स खरीदेगा, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें करेगा, और आपको इस हर जो बिडल टोकन है वो यील्ड बेरिंग टोकन है। आपको एक्सपेक्टेड है कि 3 से 5% के बीच में एनुअल परसेंटेज यील्ड मिलेगी। यानी आपने अगर $1 मिलियन का खरीदा है तो उसके हिसाब से 5% के हिसाब से लगा लो, मेरे ख्याल में आपको 50K के करीब यू विल बी अर्निंग दैट मच एक्स्ट्रा मनी।
तो आपको उतने पैसे एक्स्ट्रा उस बिडल टोकन से आ जाएँगे और वो फाइनल सेटलमेंट आपके ही अकाउंट के अंदर आप ही के साथ 1% एपीवाई के हिसाब से 5% एपीवाई के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। दिस इज़ how BlackRock has been thinking about real world assets, its implementations, and its custody in the Ethereum blockchain world. तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है एक तरह से और मेरे ख्याल से अब और ज़्यादा फंड्स इसको देखेंगे कि ये जो इन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया है इसमें कितना इंटरेस्ट आ रहा है। जो $100 मिलियन का जो लॉन्च किया उसको कितना सब्सक्रिप्शन मिलता है, सब्सक्राइब होता है, अंडर सब्सक्राइब करता है, ओवर सब्सक्राइब होता है। उसके बाद गोल्डमैन सैक, जेपी मॉर्गन, ये सब भी इंटरेस्ट इसमें दिखाना चालू कर देंगे। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स मेजर implementation of real world asset in the in the whole Ethereum implementation era. काशिफ भाई। जी, तो देखिए आपने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंस आपने देखी इस पूरे इकोसिस्टम की पब्लिक ब्लॉकचेन्स की। यहाँ पे जो सबसे बड़ा अल्फा है, जो मिस कर रहे हैं लोग कि ब्लैक रॉक ने सोलाना को चूज़ नहीं किया, ब्लैक रॉक ने कार्डानो को चूज़ नहीं किया, ब्लैक रॉक ने टीज़ॉस को चूज़ नहीं किया, ब्लैक रॉक ने शिबेरियम और दुनिया भर की जितनी ब्लॉकचेन्स हैं उनको चूज़ नहीं किया। ब्लैक रॉक ने इथेरियम को चूज़ किया। यू नो व्हाई इथेरियम? अल्टीमेटली ब्लैक रॉक का जो ये फंड है, ये ट्रिलियंस में होने वाला है, ट्रिलियंस में। ये इसको आप एक्सपेरिमेंट मत सोचो। ये फंड जो है अगर ये सक्सेसफुल हुआ, उनका जो टोकेनाइज़ेशन का जो ये मॉडल है और जो ये फंड अगर सक्सेसफुल हुआ, बिल्कुल प्रणव ने ठीक बोला कि कल को एवरीबॉडी विल जंप इंटू इट एंड they are going to create these funds on Ethereum network. Now imagine all the transactions are happening on top of Ethereum network. ठीक है? They have not even opted for a layer 2 because they don't need a layer 2. क्यों? उसकी रीजन सुनो। जब फंड्स जो हैं वो बिलियंस में ट्रांजैक्ट होने हैं, तो दे हार्डली मैटर कि गैस फीस उन्होंने $100 दे दी या गैस फीस उन्होंने $400 दे दी या $300 दे दिया। हाउ डज इट मैटर? अगर मेरे को बिलियन डॉलर मेरे को मूव करना है, तो मैं पॉलीगॉन को यूज़ नहीं करूँगा यार। मैं एप्टॉस को यूज़ नहीं करूँगा, मैं ऑप्टिमिज़म को यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा इथेरियम को। सपोज़ अगर मेरे को सपोज़ और अगर मेरे को ट्रिलियंस में मूव करना है, मैं बिटकॉइन को यूज़ करूँगा। बट अगर मेरे को मिलियंस में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अगर कोई ट्रांज़ैक्शंस करनी है, डीफाई या आरडब्ल्यूए करना है, तो मैं ऑब्वियसली इथेरियम को करूँगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आज आप इस बात को लिख लो। अगर बिटकॉइन का डीफाई बढ़ गया और बिटकॉइन का डीफाई प्रूव हो गया, जो कि इस साल का सबसे बड़ा नैरेटिव मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रणव ने कौन सी कॉन्फ्रेंस में क्या था पीछे, डेनवर में। डेनवर से जब आपने अगर वो वीडियो सुना हो ध्यान से, तो प्रणव ने कुछ अल्फा उसमें बोले थे, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट उसने बोला था बिटकॉइन के एल2s को लेके सबसे बड़ी बज़ है इस टाइम डेनवर में। मतलब ईस्ट डेनवर के अंदर बिटकॉइन के एल2 की बात हो रही है। अगर बिटकॉइन के एल2s प्रिवेल कर गए, तो ये जितना आरडब्ल्यू का इकोसिस्टम आप इथेरियम पे बिल्ड होता देखोगे, ये उसके बाद अगर कोई कंपीट करेगा तो बिटकॉइन का करेगा, क्योंकि बिटकॉइन का एल2 का जो बेस है, जो बेस लेयर है, वो बिटकॉइन है और बिटकॉइन इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड एंड लेजर इम्यूटेबल है। बिटकॉइन के बाद अगर कोई लेजर इम्यूटेबल माना जाता है तो इथेरियम का माना जाता है। इसीलिए आरडब्ल्यू का जो फंड है ये इथेरियम के ऊपर बना है। इथेरियम को जितने लोग नकार रहे थे, अगर हमने पिछले वीडियो में इथेरियम का थोड़ा-सा मज़ाक उड़ाया था मैंने, जानबूझ के उड़ाया था, मैं आपका टेस्ट कर रहा था कि फैक्ट तो यही है कि इथेरियम इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। अगर आप इस न्यूज़ के बाद भी इथेरियम के नेटवर्क की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हो, तो ओनली यू आर रिस्पांसिबल फॉर बीइंग कॉल्ड एज़ डम्ब। सॉरी टू से दैट बट यू आर। डोंट एवर, मतलब आप इथेरियम को अगर आप राइट ऑफ कर रहे हो तो ये आपका प्रॉब्लम है। और वो भी किस लिए? कि यार कई चेन्स के ऊपर जो है वो सब मीम कॉइन्स का इंडेक्स है दूसरी चेन। तो यार अब नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपका फ्यूचर मीम कॉइन का इंडेक्स बनाएगा या ब्लैक रॉक जैसे या इनके फाइनेंशियल बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस जो अपने फंड्स ट्रिलियन डॉलर में क्रिएट कर रहे हैं चेन के ऊपर, वो बनाएगा। राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल था। ये अगर ब्लैक रॉक का ईटीएफ बहुत बड़ा सिग्नल था बिटकॉइन के लिए, तो आप समझ लो कि ब्लैक रॉक का आरडब्ल्यू का फंड इथेरियम के ऊपर बनाना एक बहुत बड़ा सिग्नल है इथेरियम के लिए। बाकी आप खुद समझदार हैं।
और इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को देखते हुए ही मेरे ख्याल से जो एसईसी है और जो एसईसी के हाँ, अंदर जो घबराहट हो गई उन्हें। कर्मचारी हैं वो घबरा गए और उन्होंने दे आर ट्राइंग टू बेसिकली मूव टू द कोर्ट्स टू, और वो पूरा एकदम लीगल बैटल लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इवेंचुअली इथेरियम को एक सिक्योरिटी प्रूव कर दें। और इसीलिए उन्होंने जो इथेरियम का के जो ईटीएफ के अप्रूवल की डेट थी उसको और आगे पुश कर दिया है। मई 28 के करीब उन्होंने कर दिया है। दे डिडंट टेक अ डिसीजन देयर एंड दे मूव्ड इट फॉरवर्ड टू 28 में। हाँ, सो काशिफ भाई। इसमें भी मैंने पिछले वीडियो में ये कवर किया था और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एसईसी ये समझ गया है कि उसने बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव किया था जब बहुत सारे जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, फंड मैनेजर्स थे, इनके प्रेशर के अंडर। इथेरियम का प्रेशर बिल्डअप होने से पहले वो इस प्रेशर को खत्म करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम इसको सिक्योरिटी प्रूफ कर दें। बिफोर ऑल दीज़ फंड मैनेजर्स ट्राई टू क्रिएट प्रेशर ऑन अस एंड टेक अस टू कोर्ट, हम उससे पहले ही इथेरियम को सिक्योरिटी घोषित कर दें। उसको करने के लिए वी हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या किसी ने इस इथेरियम का आईसीओ किया था? क्या इथेरियम का आईसीओ लोगों को दिया गया था, कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट? और किस तरह की कम्युनिकेशंस थी? किस तरीके की चीज़ें थी? तो इसलिए इथेरियम फाउंडेशन के ऊपर अ, एक जाँच-पड़ताल बिठा दी गई है, इन्वेस्टिगेशन, और इथेरियम फाउंडेशन के लोगों से बात। और ये भी बता दूँ, अननेम्ड एजेंसी है जो ये जाँच कर रही है। इसका अभी नाम सामने नहीं आया है। अभी कौन है, कौन-सा रेगुलेटर है जो ये जाँच कर रहा है। सो प्रोबेबली इंटेंट ये है कि इथेरियम को एज़ अ सिक्योरिटी प्रूव करने के बाद इट विल बी ईज़ी फॉर एसईसी टू गो इन कोर्ट एंड से कि वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट, इट्स अ सिक्योरिटी, ये हमारे फैक्ट फाइंडिंग है। कोर्ट कहेगा अच्छा यू हैव डन योर द होमवर्क? वो कहेंगे या यू हैव डन आवर होमवर्क, हमने सारी इन्वेस्टिगेशंस करी हैं, ये इसका आउटकम है। इथेरियम इज़ अ सिक्योरिटी, वी आर नॉट गोइंग अहेड विद द ईटीएफ। सो ये पहले से चल रहा है। हाउ फार दे विल बी सक्सेसफुल इट येट टू बी सीन। हाउ वेल इथेरियम फाउंडेशन has kept their books, or how well Ethereum Foundation will defend it relies on them. और इथेरियम फाउंडेशन को ये रियलाइज होना चाहिए, इतने सालों से इथेरियम फाउंडेशन को ये तो पता होगा कि एक दिन आएगा जब इथेरियम फाउंडेशन के ऊपर ये गाज गिरेगी। और मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए, फिर से हम अल्फ़ा अल्फ़ा कहते रहते हैं, आप बातों को कनेक्ट करा करें। अगर इथेरियम फाउंडेशन फेल हो गई ना दोस्त, तो फिर ये भूल जाना कि सोलाना फाउंडेशन और कार्डानो फाउंडेशन और टेज़ोस फाउंडेशन और ये जितनी फाउंडेशंस हैं, मतलब अगर इथेरियम की फाउंडेशन फेल हो गई ना, दुआ करना बॉस के फेल ना हो, क्योंकि अगर इथेरियम की फाउंडेशन फेल हो गई, फिर तो कोई और फाउंडेशन सामने आ ही नहीं सकती। तो ये बहुत बड़ा मैं सिग्नल देना चाहता हूँ, बाकी डराना नहीं चाहता हूँ। बट मैं आपको थोड़ा ना, हम आपको सोचने का एक वजह देते हैं कि सोचो, सोचो क्या हो सकता है अगर इथेरियम के साथ गलत हुआ, तो फिर क्योंकि हर चीज़ की लेगो की तरह कनेक्टेड है। ये इंडस्ट्री की खासियत पता है क्या है? ये इंडस्ट्री लेगो की तरह ऐसे कनेक्टेड है। आप एक लेगो निकालो नीचे से, ऊपर वाला जो लेगो पूरा पिरामिड गिर जाता है। राइट, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ इंटरनल वर्किंग के हिसाब से भी कि अगर आप मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड अगर कोई इकोसिस्टम देखो आफ्टर बिटकॉइन, जिसका फाउंडर भी आप जानते नहीं हो, जिसकी कोई फाउंडेशन भी नहीं थी, जिसका कोई वो वाला मानना भी नहीं था, तो वो आफ्टर बिटकॉइन तो इथेरियम ही है। आप इथेरियम लैब्स नाम से कोई कंपनी जानते हो? नहीं, राइट। इथेरियम लैब्स या उसमें जो डेवलपमेंट कर रही कोई सर्विस है, उसके कोई सीईओ को जानते हो जो एकदम ऐसे अब्रप्ट लाइक स्टेटमेंट्स निकालता रहता है? अगेन नो, राइट। और जैसा विटालिक ने प्ले किया है 2019 से, ही हैज मतलब वो मेरे ख्याल से ही हैज नॉट इवन कमिटेड एनी कोड टू द इथेरियम्स मेन चेन। प्लस उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट होता है, उसकी जो डिफरेंट कोर डेवलपर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो जैसे प्ले आउट करते हैं, उनको जिस तरह से ग्रांट मिलती है, वो सब भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। द ओनली थिंग दैट वुड नॉट एक्ट इन इथेरियम्स फेवर वो है उन्होंने जो आईसीओ किया था हुँ। 2017 के अंदर।
दैट इज समथिंग दैट दे कैन बी स्क्रूटनाइज्ड ऑन। उसके अलावा मेरे ख्याल से इथेरियम फाउंडेशन ने बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज प्ले करने की कोशिश की है, और उसीलिए इथेरियम स्लो है, बाकी बहुत सारे इकोसिस्टम्स उससे बहुत ज्यादा फास्टर है। पर इसीलिए सबसे ज्यादा चांस, जो काशिफ भाई ने बोला, इथेरियम फाउंडेशन के ही है। अगर वो नहीं हुई देन अदर लाइक इकोसिस्टम्स और जो उनके एसिड्स हैं वो तो दे आर ऑटोमेटिकली राइट ऑफ। एग्जैक्टली और इसीलिए हम आपको हमेशा से कहते हैं, क्यों कहते हैं कि आपका मेजर पोर्टफोलियो, देखो बाकी जो डीजन लोग हैं उनको तो पता ही है सब, वो रिस्क लेते हैं और ठीक है वो ले रहे हैं, उनको पता है कि यार जब होगा तब होगा। अभी जो नए लोग हैं ना, जो इस इंडस्ट्री में नए लोग आते हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को, क्योंकि उनको ये पता भी नहीं लगेगा कि ये हुआ क्या। और एसईसी पूरी जान लगाएगा बाय द वे इथेरियम को रोकने की, कि एज़ अ उसका उसका ईटीएफ अप्रूव ना हो जाए। क्योंकि अगर ये अप्रूव हो गया ना, फिर मैं बता रहा हूँ फिर बाढ़ खुल जाएगी। फिर तो सोलाना का ईटीएफ और फिर क्योंकि बेस बन गया ना, एक बार आपने बेस बना दिया, फिर उसके बाद सोलाना को कैसे रोकोगे? फिर आप उसके बाद बाकी की ईटीएफ को कैसे रोकोगे? लाइटकॉइन का ईटीएफ क्यों रोकोगे भाई? या फिर हम्म। बिटकॉइन कैश का ईटीएफ क्यों रोकेगा? उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि गोल्ड का ईटीएफ जब आया था उसके बाद क्या कॉपर का ईटीएफ आसानी से आ गया था क्या? बिल्कुल, जब गोल्ड का ईटीएफ आया तो सिल्वर का भी ईटीएफ है और मेटल्स का ईटीएफ है। हम्म। तो ये है। राइट, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, लेट्स सी हाउ दैट रोल्स आउट। अभी तो मेरे ख्याल बट से मई। प्रणब, यू थिंक कि ये जो आरडब्ल्यू के जो टोकन्स हैं, जो जो नैरेटिव ये बताया जा रहा है कि अब आरडब्ल्यू के टोकन्स पंप करेंगे, मुझे थोड़ा सा ये कनेक्शन समझ में नहीं आता कि ब्लैक रॉक का फंड अपना, उसका टोकन अपना, इथेरियम को वो यूज कर रहा है। यहाँ तक कि जो कंपनी उनको टोकनाइज करने में हेल्प कर रही है, वो भी कोई क्रिप्टो की कंपनी नहीं है। कोई कंपनी मतलब नहीं है। तो आरडब्ल्यू के टोकन्स पंप क्यों कर रहे हैं? बेसिकली उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब फेसबुक ने अपना नाम को रीब्रांड करके मेटा कर दिया था, तो डिसेंटलैंड और सैंडबॉक्स के टोकन पंप करने लग गए थे, जबकि कोई रिलेशन नहीं था दोनों के बीच में। हाँ, फेसबुक जो अपना मेटावर्स बना रहा था वो वीआर एआर के अंदर बना रहा था, हाँ, और ये जो सैंडबॉक्स और डिसेंटलैंड है वो वेब 3 अप्रोच, टोकन हुँ, अप्रोच से चीजों को लेते थे। तो सिमिलरली जब एनवीडिया के स्टॉक्स ऊपर हुए, एआई और चैट जीपीटी के कारण एआई की चीजें ऊपर हुई, तो लोगों को लगा जो क्रिप्टो के अंदर एआई की वो है, इकोसिस्टम है जो भी काम कर रहा है, उन सब हुँ, चीजों को पंप करना चालू कर देते हैं। देयर इज नो रिलेशन, इट्स जस्ट लाइक इट्स जस्ट दैट कि लोगों को लगता है कि ये पर्टिकुलर नैरेटिव चल गया, ये पर्टिकुलर नैरेटिव बड़ा हो रहा है, तो उससे एसोसिएटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जो मार्केट के अंदर ठीक ठाक काम कर रहे हैं, उनको और ज्यादा हवा दो, और एट द एंड कोई कोई रिलेशन आता ही नहीं है। बट ये मैं जरूर बता सकता हूँ कि आफ्टर चैट जीपीटी एआई, एआई का जो फ्यूचर है वो हमारे लिए क्लियर है, और इसलिए शायद क्रिप्टो में जो एआई प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं उनका थोड़ा सा और ज्यादा बढ़त मिल गई है। फेसबुक ने अपना नाम मेटा किया, मेटावर्स की तरफ अपना इंटेंशन दिखाया। एप्पल विजन प्रो जो मेटावर्स ओरिएंटेड स्पेस कंप्यूटिंग है, उससे मेटावर्स का फ्यूचर साफ हो गया, इसलिए क्रिप्टो में जो मेटावर्स ओरिएंटेड चीजें वो आगे बढ़ गई। और सिमिलरली जो ब्लैक रॉक ने आरडब्ल्यूए के प्रति इंटरेस्ट दिखा के एक पर्टिकुलर $100 मिलियन का फंड लॉन्च किया है, उससे ये भी ऑलमोस्ट इंश्योर हो गया है कि रियल वर्ल्ड एसेट जो यूज केस है वेब 3 के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, वो सिर्फ एक हवा नहीं है, इट इज अ रियलिटी। एंड ये जो क्रिप्टो नेटिव प्रोजेक्ट्स हैं जो आरडब्ल्यूए प्रोजेक्ट्स के थ्रू काम कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ दे विल सी अ लाइट इन द डे, और उनमें भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स ही ब्लैक रॉक के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो बाकी लोग हैं जो अमेरिका के बाहर बैठे हैं वो क्या करेंगे? दे विल हुँ। इन्वेस्ट थ्रू दीज सेंट्रीफ्यूग्स एंड अदर आरडब्ल्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कोरिलेशन है, कोई एकदम एग्जैक्टली 1:1 या इसका यूज केस उसके अंदर डाला है ऐसा नहीं है, बट इट्स जस्ट कि एक तरह से आपको पुश मिल जाता है कि जो आप कर रहे हो वो सही है। हुँ, राइट। तो दैट इज व्हाट इट इज। सो हम्म। आई होप कि आज का शो बड़ा, जो समझने वाले होंगे वो समझ जाएँगे, जो नहीं बहुत समझने सारी वाले चीजें। होंगे, बहुत सारी एक और चीज़ें अभी, क्या। एक और काजू भाई, एक और अल्फा बचा है जो हमको लोगों को बताना है, पर उसके पहले जो आपने एक ट्वीट किया था उसके बड़े चर्चे हैं, तो उसको हमें यहाँ पे कवर करना ही चाहिए। बेसिकली कौन-सा? यू यू सेड दैट बाइनेंस ने इंडिया छोड़ दिया, ओकेएक्स ने हाँ, इंडिया छोड़ दिया, बाइबिट ने इंडिया छोड़ दिया, अब कौन आएगा?
और उसी समय पे आफ्टर दैट मैं तो आज देख लाइक रहा हूँ कि 1,23,000 व्यूज हो चुके हैं इस ट्वीट के, मुझे तो ये राइट पता भी एक नहीं। और इतने सारे लाइक्स है, 957 हम्म, लाइक्स है। और उसके बाद एकदम से कुकॉइन ने बोला कि यार हम FIU कंप्लायंट होने के लिए वी वर द फर्स्ट ग्लोबल एक्सचेंज। इट इज अ गुड स्टार्ट। हाँ, तो क्या इट आपको इज अ गुड लाइक स्टार्ट। कोरिलेशन, क्या आपको बाइनेंस, OKX, बायबिट भी ये करते हुए दिख रहे हैं या फिर दे वांट टू बी अवे? राइट, सो इसमें देखो होता कि ये है, FIU रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई फॉरेन एक्सचेंज जैसे कुकॉइन है तो उसको लाइसेंस मिल गया इंडिया में ऑपरेट करने का। लाइसेंस बाय द वे अभी इंडियन एक्सचेंजेस को भी ग्रांट नहीं हुआ है। जस्ट दैट कि ये एक्सचेंजेस को FIU कंप्लायंट हो गई हैं। FIU कंप्लायंट का सिंपल सा मतलब है कि एक आपका प्रिंसिपल ऑफिसर होना चाहिए देश के अंदर। प्रिंसिपल ऑफिसर कौन होता है? प्रिंसिपल ऑफिसर आपका जो मेन एम्प्लॉई है, एक जिससे रेगुलेटर बात कर सके। वो थोड़ी ना कोई आपके चाइना या कोरिया में जहाँ पे आप भेज दो, वहाँ चिट्ठी भेजेंगे या वहाँ फ़ोन लगाएँगे, नहीं। उनको इंडिया में चाहिए। पहली शर्त। इनफैक्ट 2 एम्प्लॉइज़ चाहिए लेकिन एक प्रिंसिपल ऑफिसर होता है, उससे वो बात करते हैं। और अगर कुछ कमी होती है या कुछ गड़बड़ होती है तो वो प्रिंसिपल ऑफिसर को उठा के ही जेल में डालते हैं। बहुत टफ जॉब है। मतलब इट्स नॉट एन ईज़ी जॉब। प्रणव, अगर तुम्हें करनी हो तो बताना, ठीक है? तो तो वो जो जॉब है वो बड़ी हार्डकोर जॉब होती है। उसमें ही बातचीत होती है। सारी कंप्लायंस की ज़िम्मेदारी उस प्रिंसिपल ऑफिसर की होती है। सारे जवा ये बैंक्स में भी होता है प्रिंसिपल ऑफिसर। जब बैंक्स में कोई गड़बड़ी होती है, जैसे पेटीएम में कोई केवाईसी का उल्लंघन हुआ, तो ये प्रिंसिपल ऑफिसर को ही जवाब देना होता है। क्लियर हो गया? अब एक तो ये है, दूसरा FIU रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि भई आपको ना कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी एक तो वो बतानी है, आपको अगर पता लगता है। और अगर FIU माँगता है कुछ, तो उनको रियल टाइम में चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको मेल करी, आप सो रहे हो और आपने 25 दिन बाद रिप्लाई किया, नहीं। उनको इंस्टेंट चाहिए, इधर आपको कुछ पता लगता है तो आप बताओगे। कौन-सी वो सस्पिशियस एक्टिविटी हो, जैसे कि टैक्स इवेजन से रिलेटेड, टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, या और कोई क्राइम से रिलेटेड, ठीक है? इकोनॉमिक क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, कोई भी। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि KuCoin इज़ फर्स्ट कंप्लायंट ग्लोबल एक्सचेंज इंडिया में। इन्होंने एक ब्लॉग लिखा है, वो ब्लॉग बाय चांस खुल ही नहीं रहा है क्योंकि KuCoin की वेबसाइट नहीं खुल रही, ये भी अलग ही ड्रामा है। KuCoin कह रहा है कि मेरा ये ब्लॉग पढ़ लो, मैं FIU कंप्लायंट हो गया हूँ। पता नहीं तुम्हारे खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, प्रणव, कैन यू जस्ट चेक वन्स? KuCoin का ट्विटर पे इन्होंने अभी एक ब्लॉग डाला है कि हाय इंडिया ट्रस्ट अस एंड ऑल दैट, और ब्लॉग खोल लो जी हमारा। बट वो ब्लॉग समहाउ ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, ये ये वाला? ब्लॉग है ऊपर कुछ। ये? इंडिया, हाँ, ये ओहो। दिस साइट कांट बी रीच्ड, ठीक है? तो समहाउ ये ब्लॉग पढ़ा नहीं जा सकता बिकॉज़ वो वेबसाइट नहीं खुल रही। तो इसका मतलब ये कि क्या KuCoin एक तरफ कह रहा है कि मैं FIU कंप्लायंट हो गया हूँ, दूसरी तरफ उसकी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है। तो ये क्या चल रहा है, ये मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। आई डोंट नो, मे बी शायद वो इन द मिडल ऑफ थिंग्स होंगे कि भई अब हम काजू कंप्लायंट भाई, हो गए, तुम्हारी वेबसाइट खोल दो। वेबसाइट खुल गई है। मैंने अब कुछ चीजें करी है पीछे, इसलिए खुली है। हाँ, तो वो चेक कर सकते हो, आप ये पढ़ सकते हो। अम, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? सो इसमें लिखा क्या है नीचे ज़रा देखना? जैसे कि या थोड़ा-सा अपकमिंग लोकलाइज्ड सॉल्यूशन फॉर इंडियन मार्केट। अब ये क्या कमिटमेंट कह रहे हैं? कह रहे हैं हम लोकलाइज्ड पेमेंट सॉल्यूशन देंगे, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट फोकस होगा, रेगुलेटरी एंड सिक्योरिटी अलायंसेस होंगे, एजुकेशनल पार्टनरशिप्स होंगी और टीम लोकलाइजेशन होगा। क्लियर हो गया? देखा, मैंने कहा था ना, टीम लोकलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 5th। बाकी सब चीज़ें तो चलो ठीक है। पेमेंट सॉल्यूशंस भी आप आईएनआर में आप कर पाओगे। आईएनआर में कर पाओगे क्योंकि लोकल पेमेंट सॉल्यूशंस की बात हो रही है। क्योंकि अभी यूपीआई? एफआईयू, यूपीआई, बैंकिंग पार्टनर्स अब आपको ये दिखने को मिल जाएँगे और आपकी टीम लोकलाइजेशन। तो ये माइलस्टोन है एम्ब्रेसिंग अ न्यू एरा ऑफ क्रिप्टो। तो येस, if you're dealing on KuCoin now, I think it's obviously a better option than dealing on any other foreign exchange. But please do not confuse that KuCoin has got a license. It is still FIU compliance अलग चीज़ है,
लाइसेंस अलग चीज़ है। आई होप आई एम क्लियर। राइट, राइट। डेफ़िनेटली ये मेरे ख्याल से इससे बहुत लोगों को क्लैरिटी मिली होगी एंड होपफुली दे कैन अंडरस्टैंड बेटर नाउ कि कंप्लायंस क्या होता है और लाइसेंस क्या होता है। बट स्टिल आई वुड से ये फर्स्ट फॉरेन एक्सचेंजेस जिसने इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट दिखाया है। अधिकतर मेरे को ये भी लगता है कि इंडियन एक्सचेंजेस फॉरेन मार्केट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अदर देन द अदर वे अराउंड। सो इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए हमको अच्छी लिक्विडिटी चाहिए, अच्छी ट्रेडिंग बैलेंसेस चाहिए और उसके लिए आई थिंक फॉरेन एक्सचेंजेस को भी आना बहुत ज़रूरी है। एक तरह से जैसे 1991 या 1992 के अंदर ग्लोबलाइजेशन हुआ था इंडियन इकोनॉमी का, वैसे ही एक्सचेंजेस जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं उनको भी इंडिया में आना ज़रूरी है, इंडियन एक्सचेंजेस को भी बाहर जाना ज़रूरी है। उससे ग्लोबलाइजेशन होगा क्रिप्टो मार्केट का, क्रिप्टो एक्सचेंजेस का इंडिया में। एंड आई थिंक दिस इज द राइट स्टेप इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक हमेशा हम कोशिश ये रहती है कि आपको लाइक जो लास्ट अल्फा दें हम, उसके पहले एक हमेशा हमारी कोशिश रहती है जो इंडिया से लोग आ रहे हैं और अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे यूज केस बना रहे हैं वेब3 में, उनको हम एक शाउट आउट दें। सो बेसिकली वी केम टू नो अबाउट दिस डीपिन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन सोलाना, जिसका नाम है डीफाई डब्बा। इसको हम डिटेल में किसी दिन कवर करेंगे डीफाई डब्बा के फाउंडर्स को बुला के। पर अभी के लिए यू कैन सी दैट डीफाई डब्बा कोशिश कर रहा है कि आप इंटरनेट जो है उसको डेमोक्रेटाइज, यानी आप इंटरनेट की जो बैंडविड्थ है उसको हम फैला सकें ऑल अक्रॉस द इंडियन होराइजन। और उसके लिए आप देख सकते हो कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास जियो फाइबर होता है, ये सब होता है, बट दे डोंट हैव एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर इंटरनेट। बेसिकली उस वाईफाई को वो खरीद नहीं सकते क्योंकि प्राइवेटाइज्ड वाईफाई होता है। तो डीफाई डब्बा कोशिश कर रहा है कि जो बैंडविड्थ वाले लोग हैं और जो केबल ऑपरेटर्स हैं प्लस जो लोकेशन वाले लोग हैं, उन तीनों को मिलाएं, उन तीनों को इंसेंटिवाइज करें उनके टोकन के थ्रू, और सब लोगों को उनका वाईफाई जो है डीफाई डब्बा के नाम से जो तीनों चीजें अक्यूमुलेट होंगी, उसका एक इंटीग्रेटर प्लेटफॉर्म बनना चाहता है जिसके तहत जो वाईफाई है वो कोई आके कंज्यूम कर सके। तो एक तरह से अगर मेरे को डीफाई डब्बा का वाईफाई कंज्यूम करना है तो मैं वहां पे जाऊंगा, अपना वाईफाई क्लिक करूंगा, कुछ 10 रुपया जो भी मेरे को देने होंगे वो दूंगा, एंड आई विल स्टार्ट बेसिकली यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। और ये जो मैं पैसे कमा रहा हूँ वो इन तीनों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे जिन्होंने ये मेरे को फैसिलिटी इवेंचुअली प्रोवाइड करी है। प्लस दे विल गेट टोकन्स एज एन एक्स्ट्रा रिवॉर्ड बिकॉज दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये उसका एक बहुत अच्छा, जैसे हमने आरडब्ल्यूए बताया आपको, वैसे ही डीपिन वेब3 का एक बहुत अच्छा और बड़ा यूज केस है। और मेरे ख्याल से वी वुड लव टू कॉल देम एंड सी एक हाउ। ग्रास भी है ना, एक ग्रास करके भी एक इसी लाइंस पे है। अच्छा, गेट ग्रास ग्रास। करके कुछ है, कुछ इन्हीं लाइंस पे है। राइट, राइट। ग्रास भी यही काम इंडिया में कर रहे हैं लोग भी। नहीं, इंडिया में नहीं है, ग्लोबल है ये। आई थिंक ग्रास इज आल्सो डूइंग समथिंग सिमिलर। हम्म। और हीलियम जो है, जो एक बहुत बड़ा व्हिच इज अ बहुत ही पुराना और बहुत बड़ा लेजेंडरी प्रोजेक्ट है, उसने भी मोबाइल नेटवर्क अमेरिका के अंदर डीपिन मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू दिया था, वो भी सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर है। और वो लोगों ने भी सिमिलर तरह की चीज करी, और आप अभी यूएसए के अंदर हीलियम के मोबाइल नेटवर्क खरीद सकते हैं। सो आई थिंक डीफाई डब्बा उसी डायरेक्शन में जा रहा है। राइट सर। ऑलरेडी लास्ट एक 33 चीज मिनट। कवर कर लेते हैं हम। लास्ट मैंने जो अपन ने बात करी थी दैट वी विल गिव पीपल अ स्मॉल अल्फा, तो वो स्मॉल अल्फा कितने अल्फाज हो हमारे गए यार आज के शो में? हैं? एक लास्ट अल्फा ये है कि अबे यार कुछ बेसिकली आगे के लिए बचा लो यार, मतलब ये जनता को इतने अल्फाज हो गए बीटा हो जाएंगे। देखो, हमने डिस्कस किया था कि सोलाना के ऊपर मीम कॉइन आ रहे हैं, उसके कारण सोलाना आगे बढ़ रहा है, तो इथीरियम को सोचना चाहिए क्या कर सकते हो। और मेरे ख्याल से इथीरियम वालों ने हमारा सब शो देखा, इकोसिस्टम का मूड देखा, और अपने धड़ाधड़ मीम कॉइन लॉन्च करने चालू कर दिए अपनी फेवरेट या फिर वन ऑफ द वेल नोन लेयर टूज पे, जिसका नाम है बेस। और अभी आप देख सकते हो कि बेस के ऊपर भरमार आई हुई है मीम कॉइन्स की, जिसले जैसे पिछले वीक या पिछले महीने से सोलाना के ऊपर आई थी। और एक बहुत फेमस कॉइन है डीजेंट बेस, ये 7-10 दिनों से ही लॉन्च हुआ है। ये डीजेंट टोकन बहुत फेमस हो गया है बेस L2 ब्लॉकचेन के ऊपर, एंड इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्राइड्स।
मैंने क्या बताया था आपको कि लोगों ने बोंक टोकन देखा, देखा कि उसने कैसे डेवलपमेंट किया, डिप्लॉयमेंट किया सोलाना पे और उनको कैसे लाइक 100x 200x मिला, ठीक है? तो बाकी लोगों ने उसको कॉपी किया। सिमिलरली डीजेन टोकन जो है, उसने 200-300% 7 दिन के अंदर लोगों को रिटर्न दिए। इसी को देखते हुए बाकी सारे जो ये बेस के मीम टोकन्स हैं, उन्होंने बेस के ऊपर डिप्लॉय करना चालू कर दिया सोलाना से हटके, एंड आई थिंक दे आर आल्सो ट्राइंग टू मेक प्रोग्रेस ओवर हियर। तो ये एक और आपके लिए अल्फा है अगर आप मीम कॉइन वाले बंदे हो। अगेन दिस इज अ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस, पर हम आपको ट्रेंड बता रहे हैं कि ट्रेंड के हिसाब से सोलाना से अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेस के ऊपर अपना मीम टोकन लॉन्च करें। आज वो बेस पे कर रहे हैं, कल को वो किसी और पे करेंगे, कल को बिटकॉइन लेयर 2 पे करेंगे, और ये बेसिकली फंड्स ऐसे मूव करते रहते हैं और नैरेटिव्स चेंज होते रहते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये पहले अपने बैग्स लेके प्रॉफिट बना लेते हैं। बाय द टाइम यू फॉलो दैट ट्रेंड, लेट हो चुका होता है, एंड आप लेट एंट्री लेते हो एंड देन यू गेट रैक्ड। यही होता है। राइट, दिस इज द एक्चुअल प्लेबुक। और अगर आप देखोगे जो पैसे बना रहे हैं इस पूरे डीजन मीम कल्चर में, वो भी एक ग्रुप ही है छोटा सा, जो पहले सोलाना पे डिप्लॉय कर रहा है, फिर इथेरियम पे कर रहा था पहले, अब सोलाना पे कर रहा है, उसके बाद बेस पे करेगा, फिर आगे बढ़ता रहेगा। एग्जैक्टली। और आप चेज करते रहोगे। चलिए, विद दिस थॉट आई थिंक गाइस आज का शो बहुत अच्छा था। अगर पसंद आया तो प्लीज एक बारी लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा चैनल को अगर पहली बार आए हैं। वेब3 की दुनिया को जो लोग पहले से देख रहे हैं वो जानते हैं इस शो की इंपॉर्टेंस को, कि इस शो के अंदर बातचीत से काफी कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जो पहली बार उन्होंने सुनी होती है। ठीक है, कैसा लगा आज का शो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए शो में नई एनर्जी के साथ। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।